वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि साइंस में आप लोगों के 80 ऑब्जेक्टिव इस बार पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। और यहाँ पर आज आप लोगों के लिए स्पेशल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूँ, जो कि लगभग आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें और साथ ही इस सभी ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर के साथ साथ इसका कुछ आप लोगों को मैं एनालिसिस भी कर दूंगा, जिससे आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो यहाँ पर देखिए, मरीज का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करता है वो अवतल दर्पण किया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा चीज़ देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और किसी भी चीज़ का अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है तो हमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ देखिए, अपसारी लेंस जो होता है वो भी अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को ये फैलाने का काम करता है, और फैलाने के कारण ही हम इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस ये प्रकाश को एक जगह पर जमा करता है, इसलिए हम इसको कौन सा लेंस कहेंगे, इसे हम अभिसारी लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए, पुतली जो होता है ये हमारे नेत्र में प्रकाश के मात्रा को ही कम ज़्यादा करता है, इसलिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है हमारा आइरिस करता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो वो इसे हम लोग अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम परितारिका होता है। आइरिस हमारे आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि द्विफॉक्सी लेंस हम लोग किस में यूज करते हैं, जरा दूरदर्शिता में यूज करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि निकट में सिर्फ हम लोग अवतल का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो यहाँ पर हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें लोग उत्तल का इस्तेमाल करते हैं ना। तो दूरदृष्टि में हमारा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है। लेकिन जहाँ जरा दृष्टि होता है तो जरा दूरदर्शिता में हम लोग यहाँ पर द्विफॉक्सी लेंस का यानी बाईफोकल लेंस भी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पर दर्पण और जो पर्दा है उसके बीच की भी दूरी यहाँ पर तो ज्ञात करनी होगी, और दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को भी यहाँ पर हमें निर्धारित करना होगा। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो ए बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये दोनों चीज़ हमें नापने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसका सही प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तभी हमारा सही प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश में जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। देखिए, डिक्शनरी, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी में जब भी किसी भी चीज़ में हम छोटे अक्षर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस से ही क्या होता है, हम इस किसी चीज़ को बड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है, ये किसी चीज़ को बड़ा हमेशा करके आपको दिखला सकता है। लेकिन अब यहाँ पर है कि हम लोगों को अगर छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो हम लोगों को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना होगा।
5 सेमी का भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। 50 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेने से ये हमें साफ साफ दिखने लगेगा। आइए प्रश्न 7 में चलते हैं हम लोग। कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? देखिए, जहां भी विभवांतर की बात होगी तो विभवांतर का एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है, लेकिन अगर आपसे विभव का एसआई मात्रक पूछा जाए तो विभव का भी एसआई मात्रक जो होगा वो वोल्ट ही होगा, क्योंकि विभव और विभवांतर दोनों का ही एसआई मात्रक वोल्ट होता है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे ओम। ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है ना। तो यहाँ पर देखिए वोल्ट प्रति कूलम दिया, यानी वोल्ट देखिए V बट्टे और कूलम हो गया Q, यानी V बट्टे Q किसका सूत्र होता है? W का होता है। यानी कि आप ये देखिए कार्य है, तो ये भी विभव, ये वोल्ट प्रति कूलम क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है आपका, ये कार्य होता है। और इसके बाद एम्पियर। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, यहाँ पर एम्पियर हो जाता है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपका विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट और विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट हो जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? देखिए, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, तो शॉर्ट सर्किट में ठंडा और गर्म तार आपस में सट जाता है। तो देखिए, जब ठंडा गर्म तार आपस में सटेगा तो क्या होगा, धारा का मान तो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में धारा चलने लगेगा तो धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसी कारण तो आग लग जाता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी आग लग जाता है, तो वहां पे क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यहाँ पर उत्तर की ओर विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित है ना कोई धनावेशित कण, अल्फा कण है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रही है। तो देखिए, जब भी कोई चीज उत्तर की ओर विक्षेपित होगा तो आप जानते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 2 ही दिशा में होता है, नॉर्थ और साउथ होता है ना। तो जब उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, दक्षिण की ओर होगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर विक्षेपित दक्षिण की ओर होता तो इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर हो जाता, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी, है ना। तो ये है सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो यहाँ देखिए, जब तांबे के तार की आयताकार कुंडली होती है तो आयताकार कुंडली में आपका क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है वो 1/4 परिभ्रमण के पश्चात ही इसमें परिवर्तन हो जाता है। कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, 1/4 के ही बाद यहाँ पर परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, विद्युत धारावाही है तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी, देखिए, विद्युत धारावाही परिनालिका है, तो ये परिनालिका जो होता है वो हमारा क्या करता है, ये भी एक अस्थायी चुंबक का ही काम करता है। तो अस्थायी चुंबक जो होता है उसमें भी क्या होता है, आप हमेशा जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इसके सिरे की ओर ज्यादा होता है और बीच में कम होता है। तो सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। हमेशा क्या होता है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो ये किसी भी चुंबक में जो होता है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक का प्रभाव किस जगह पर अधिक होता है, तो हमेशा क्या देना है कि छोर पर अधिक होता है, बीच में अधिक नहीं होता है। इसका प्रभाव ज्यादा क्या होता है, छोर पर अधिक होता है, यानी कि सिरे की ओर जाएंगे तो इसका जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? देखिए, सौर कुकर के लिए अगर बात किया जाए तो हमेशा आप जानते हैं सौर कुकर में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि सौर कुकर में समतल दर्पण का भी बात आ जाता है, लेकिन सौर कुकर में समतल दर्पण तो आता है, लेकिन यहाँ पूछता है आपसे कि सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त आपका अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि यहाँ पर
अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, अधिक यहाँ पर प्रकाश को अवशोषित करके ज़्यादा गर्मी प्रदान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, ये पर्यावरण से रिलेटेड है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या करना था। तो चिपको आंदोलन के बारे में सभी को आप लोग जानते हैं, किसको संरक्षित करना था, वहाँ पर वृक्षों को करना था। सभी लोग वृक्ष से चिपक गए थे और वृक्ष को काटने से रोक रहे थे। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, वो वृक्ष से ही रिलेटेड है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड होता है, वो वृक्षों को बचाने से रिलेटेड है, उसके संरक्षण से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, दीवारों का जो हम लोग सफेदी करते हैं तो वो हम लोग चूना से करते हैं, आप लोग जानते होंगे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल में घोलते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH हॉल 2 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही जवाब, CaOH हॉल 2। और देखिए, CaOH हॉल 2 तब बनता है जब हम इसे जल में घोल देते हैं, और इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्योंकि जो पानी में घुल जाता है वो चूना फिर अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो हम लोग इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका एक जो है यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का निशान है BaSO4 प्लस 2AnHCl। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, आपने देखा यहाँ पे Na2 के साथ SO4 है ना, है कि नहीं। तो ये SO4 कहाँ चला गया, ये Ba के साथ चला गया है, ये Ba के साथ BaSO4 बना दिया है। और यहाँ जो आप देखेंगे तो Na जो था, ये Na अकेला बच गया, तो Na किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, Cl के साथ कर लेता है, तो यहाँ NaCl बन गया, यानी कि दोनों तरफ से विस्थापन हो गया, इसलिए हम लोग इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। यहाँ पर जो ये अभिक्रिया आपको दिया गया है, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो आपको अभी मैंने बताया है कि बुझा हुआ चूना कौन सा होता है। बुझा हुआ चूना जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी CaOH हॉल 2। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जब हम लोग चूना को जल में घोलते हैं तो वो बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH हॉल 2 बन जाता है ना। तो ये यहाँ पर है। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को पहले भी समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जो लवण है यहाँ पर Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, Na2CO3 जो होता है इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो जब भी जलीय विलयन क्षारीय होगा तो क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक हो जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन जो होता है उसका pH मान कितना होता है, उसका pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय का 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और जो विलयन ना अम्लीय ना क्षारीय होगा, यानी उदासीन होगा, तो उसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से क्या है, बैलेंस होता है, तो वो बीच में है, उसका pH मान 7 हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये अयस्क भी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट का ज्यादातर पूछा जाता है किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, ये हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। देखिए, एल्युमिनियम का 3 अयस्क होता है, बॉक्साइट होता है, और इसके बाद आपका कोरंडम एक हो जाता है, और एक हो जाता है आपका क्रायोलाइट हो जाता है। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट होता है। तो जो यहाँ पर देखिए मेन इसका जो होता है अयस्क वो बॉक्साइट ही होता है, यही इसका मेन अयस्क है। कोरंडम और क्रायोलाइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण नहीं के बराबर होता है, ज्यादातर किससे होता है, बॉक्साइट से होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। अब जिंक की पतली परत क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पर काफी आसानी से होता है, और इससे क्या होता है, हमारा जो होता है ये पतली परत जो है लोहे के ऊपर बना देता है। इसे हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं ना। यसद लेपन है कि यहाँ पर किसी भी धातु के ऊपर जिंक की हम लोग पतली परत चढ़ा देते हैं, और इससे क्या होता है कि धातु में जंग लगने से बचता है।
तो कौन सा हम लोग यहाँ पर परत चढ़ाएंगे, किस धातु का, जिंक का चढ़ाएंगे हमेशा, याद रखना है हम लोग जिंक का ही चढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लेकिन अब देखिए विरंजक चूर्ण भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है यहाँ पर आपको ऑप्शन में है, तो ये क्या होता है, बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बनता है। आपसे अगर पूछा जाए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl Cl हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, वो जिप्सम से बनता है ना, जिप्सम से बन जाता है। तो जिप्सम का अगर सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रोपेनॉन में उपस्थित जो है परिक्रियात्मक समूह कौन सा होगा। देखिए प्रोपेनॉन है, अब आपका जो नॉन है तो नॉन किस में आ जाएगा, नॉन किस में लगता है लास्ट में, प्रोपेनॉन जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा लगता है कीटोन में लगता है ना। तो जब भी कीटोन में लगता है तो कीटोन का ही हमारा क्या होता है, उसमें आपका जो अनुलग्नक होता है वो वहाँ पर क्या होता है, नॉन होता है, यानी कि कीटोन। तो कीटोन जब भी होगा, कीटोन का हमारा क्या हो जाता है विक्रियाशील समूह, CO हो जाता है। तो CO हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी में है CO, है ना। तो CO हो जाएगा यहाँ पर अभिक्रियाशील समूह। प्रोपेनॉन में कौन सा हो जाएगा, CO हो जाएगा कीटोन, है ना। जैसे देखिए अगर एल्डिहाइड का बात किया जाए तो उसमें हमारा लास्ट में क्या होता है, नल लग जाता है, जैसे मेथेनल, एथेनल, ये सभी एल्डिहाइड में लग जाता है। और यहाँ पर जो आपका कीटोन होगा तो नॉन लग जाएगा, और जो अल्कोहल होगा उसमें ऑल लग जाता है, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से हमारा नामकरण किया जाता है। तो यहाँ प्रोपेनॉन है, इसलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब, यानी कि कीटोन, है ना। अब अगले सवाल पे लोग चलते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है हम लोग इसका IUPAC नाम पूछा गया हम लोगों से। तो IUPAC नाम एसिटिक अम्ल, तो देखिए एसिड, जब भी एसिड होता है तो एसिड 2 नंबर पे होता है। और 2 नंबर पे आप एक चीज और जानते होंगे, मैथ के बाद एथ होता है। तो एथ से यहाँ पर देखिए तो कौन सा नाम आ रहा है, एथेनोइक अम्ल आ रहा है ना। एसिटिक अम्ल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। जब भी एसिड होगा, देखिए एसिटिक अम्ल होता है आपका, तो ये क्या गया, 2 नंबर का सदस्य होता है एसिड। और 1 नंबर पे जब आपका बात होगा तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। अगर मेथेनोइक अम्ल की बात किया जाए तो मेथेनोइक अम्ल जो IUPAC नाम किसका है, वो फॉर्मिक अम्ल का नाम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 नंबर पर एसिड, है ना, एसिटिक अम्ल। आइए हम लोग आते हैं अगले, यहाँ पर विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर विद्युत अपघटन, यानी विद्युत जब हम अंत में क्या करते हैं, धातु को शुद्ध रूप कैसे प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो अशुद्ध धातु को कहाँ, विद्युत अपघटनी परिष्करण, अशुद्ध धातु को कहाँ पर बनाया जाता है, शुद्ध, वो एनोड पर बनाया जाता है। एनोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ये सभी कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पर, है ना। तो ये हो गया इसका सही जवाब ऑप्शन ए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए अष्टक सिद्धांत, तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था, है ना। अष्टक सिद्धांत में क्या था, सारे गामा पा वाला नियम था, जिसमें कि सारे गामा पा धा नी सा इस तरह से आता था। तो यहाँ पर उसको कौन स्थापित किया था, न्यूलैंड्स ने किया था। और देखिए भाई यहाँ पर डॉबरेनर, तो डॉबरेनर ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था। और देखिए मेंडलीव कौन है, तो मेंडलीव जो है यहाँ पर वो आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया है वो मेंडलीव ने किया है। अब देखिए लेकिन ऑप्शन डी में है हेनरी मोसले है। तो हेनरी मोसले जो है वो क्या आपका, इन्होंने ही सबसे आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ पर कंप्लीट किया था, है ना। तो अष्टक सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया वो किसने किया था, वो वहाँ पर ये न्यूलैंड्स ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। बाकी जो ऑप्शन है, डॉबरेनर ने तिर्यक नियम दिया था, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तैयार किया था, और हेनरी मोसले ने आवर्त सारणी को आधुनिक रूप दिया। यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मोसले को कहा जाता है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक
आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो यहाँ पर किसकी आवर्त फलन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है, जब मेंडलीव साहब ने यहाँ पर बनाया था आवर्त सारणी, तो उन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान को आधार माना था। किसको माना था, परमाणु द्रव्यमान को। लेकिन जब मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त नियम दिया तो उसने किस पर इसको गुणधर्म बतलाया, वो परमाणु संख्या पर बतलाया। यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसका आवर्त फलन होता है, तब वहां पर हम लोग का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, और आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु संख्या हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो देखिए लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस को नीला करता है जो है ये करता है क्षार, है ना। लाल लिटमस को नीला क्षार करता है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल तो नीला से लाल कर देता है ना। तो अम्ल में कोई चीज डुबोने पर वो लाल होता है, अम्ल लाल करता है। लेकिन देखिए फिर नीले से, अब यहाँ पर लाल से नीला करना तो वो किसका काम है, क्षार का काम है। तो क्षार कहाँ पे होगा, OH में क्षार होता है। जब भी क्षार की पहचान क्या है, OH माइनस, लेकिन अम्ल की पहचान क्या है, H प्लस। अम्ल की पहचान क्या होती है, H प्लस होती है, और क्षार की पहचान क्या होती है, OH माइनस होती है ना। तो यहाँ पर लाल को जो है नीला करेगा वो OH करेगा, लेकिन नीला को लाल कौन करेगा, वो H प्लस करेगा, यानी कि अम्ल करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि पादप में जो होता है यानी पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। और जो आपका जाइलम और फ्लोएम दो चीज होता है, आप लोग जानते होंगे। फ्लोएम किसके लिए होता है उत्तरदायी, ये भोजन के लिए होता है। और जाइलम जो होता है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो ये यहाँ पर काफी सारा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। फिलहाल आज के वीडियो में इस सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और इस पे मैं सेकंड वीडियो भी आप लोग के लिए लाऊंगा और लगातार वीडियो आएगा। और ये सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो 80 में से 40 तो आप करके ही आओगे, ये हमारा गारंटी 100% गारंटी है। 80 में आप 40 करके आओगे, सिर्फ आपको ये वीडियो हमेशा देखते रहना है। और यहाँ पर आपके इस चैनल पर मैथ के लिए भी मैंने काफी शॉर्ट लॉजिक से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की मैंने जो है वहां पर मेथड बतलाई है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। इससे भी आप लोग मैथ को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, घंटा दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लगातार इस चीज से अपना जो है बेनिफिट लेते रहें। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अब नया वीडियो लेकर हम फिर आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।